हम्म, हाँ, देखिए प्रश्न है, ध्यान से सुनिए आप लोग। लेखिका खतरों को सामने देखकर भी एवरेस्ट पर क्यों जाना चाहती थी? ये प्रश्न आपकी पुस्तक में नहीं दिया हुआ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ होते हैं कि लेखिका खतरों को सामने देखकर भी एवरेस्ट पर क्यों जाना चाहती थी। सपोज कीजिए ये प्रश्न अगर आता है तो क्या लिखेंगे, आपका आंसर क्या होगा बताइए, सोचकर बताइए। कि मान लीजिए कि आप पर्वतारोही हैं, कोई एक बच्चा, शुभम हो, कुमारी श्रुति हो, साहिल हो, कोई भी बच्चा जो सोच रहा है कि हम पर्वतारोही हैं, माउंटेनर हैं, हमको पर्वत पर चढ़ना है। ये भी पता है कि सामने चढ़ाई करने में, एवरेस्ट पर चढ़ने में बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ेगा, फिर भी आप जाना चाहते हैं, क्यों? कौन सा वो कारण है? एक तो पहाड़ का आकर्षण खींचता है। कौन बोला? अरसलान? हाँ, कौन बोल रहे हो? तुम्हारे माइक में तुम्हारे प्रॉब्लम होगी, आने के साथ ही तुम्हारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है कि मैडम आवाज नहीं सुनाई दे रही है। सभी बच्चों को सुनाई दे रही है, तुम्ही को नहीं सुनाई दे रही है? हाँ, अभी जुड़े और आने के साथ ही प्रॉब्लम, तो हट जाओ, कोई सुनने की जरूरत नहीं है तुमको। माइक में तुम्हारे प्रॉब्लम होगी। अभी तो किसी बच्चे ने नहीं कहा, बाकी बच्चों को सुनाई दे रही है मेरी आवाज? हेलो? हाँ, तो कभी कभी वो कट रही होगी तो नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। ये आएगा सीधे बोलेगा मैडम आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अब जो सुनाई दे रही है उसी में काम चलाओ। तो खतरों को सामने देखकर भी एवरेस्ट पर लेखिका जाना चाहती हैं, क्योंकि एक तो एवरेस्ट का आकर्षण, उसका खिंचाव, जो माउंटेनियर होते हैं उनको लगता है, जो पर्वतारोही, कि चाहे कितनी भी कठिनतम चुनौती क्यों ना हो लेकिन हम जाएंगे। तो लेखिका जो है वो एवरेस्ट पर चढ़ाई करना चाहती थी क्योंकि उनके मन में कठिनतम चुनौतियों का सामना करने का साहस था। उनको अपने पर पूरा विश्वास था कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, मैं उन कठिनाइयों को बड़े आराम से पार कर लूंगी, और इसीलिए वो एवरेस्ट पर चढ़ाई करने जाना चाहती थी। समझ में आया बच्चों? हाँ, हेलो? हाँ, तो इस तरह का अगर आंसर प्रश्न रहता है कि लेखिका खतरों को सामने देखकर भी एवरेस्ट पर इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि कठिनतम चुनौतियों का सामना करने का उनमें साहस था, दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा थी उनमें, इसीलिए। एवरेस्ट अभियान आरंभ होने से पूर्व अभियान दल को क्या जानकारी दी गई? एवरेस्ट अभियान आरंभ होने से पूर्व अभियान दल को क्या जानकारी दी गई? इसका आंसर, एवरेस्ट अभियान आरंभ होने से पूर्व अभियान दल को यह जानकारी दी गई कि कैंप 1 तक का रास्ता साफ कर दिया गया है। क्लियर हुआ? हाँ, एवरेस्ट अभियान आरंभ होने से पूर्व अभियान दल को एक जानकारी दी गई, और वो जानकारी क्या थी? कि कैंप 1 तक का रास्ता साफ कर दिया गया है। समझ में आया? नेक्स्ट, लेखिका ने अंगदोर्जी के साथ पर्वत शिखर छूने का फैसला क्यों लिया? बहुत सारे उसमें पर्वतारोही थे, लेकिन लेखिका बचेंद्री पाल ने अंगदोर्जी के साथ ही पर्वत शिखर पर जाने का फैसला क्यों लिया? आखिर क्या वजह थी? बच्चों, सुनाई पड़ रहा है मेरी आवाज? सुनाई दे रही है? हेलो? लेखिका को अंगदोर्जी की कर्मठता एवं आरोहण क्षमता पर पूरा भरोसा था। ये साधारण सी बात है कि यात्री उसी के साथ यात्रा करना चाहता है जिस पर पूरा भरोसा होता है, और लेखिका को अंगदोर्जी पर पूरा भरोसा था। उनकी कर्मठता,
और आरोहण क्षमता। आरोहण का क्या मतलब होता है? चढ़ाई। पर्वत पर चढ़ाई करने को कहते हैं आरोहण। तो लेखिका को अंगदोर्जी की कर्मठता एवं आरोहण क्षमता पर पूरा भरोसा था और इसी विश्वास के कारण उन्होंने अंगदोर्जी के साथ पर्वत शिखर को छूने का फैसला लिया। क्लियर हुआ बच्चों? हेलो, बोलो। हाँ, नेक्स्ट, एवरेस्ट की शिखर यात्रा के अंतिम पड़ाव से पहले अचानक दृश्यात्मकता समाप्त क्यों हो गई? अचानक दृश्यात्मकता का मतलब होता है अचानक जो दृश्य दिखाई दे रहा था वो अचानक लुप्त कैसे हो गया। तो शिखर कैंप पर तेज हवा के झोंके क्या करते हैं? अपने साथ क्या उड़ा कर ले जाते हैं? कोई बच्चा बताए मुझे। शिखर कैंप पर तेज हवा के झोंके अपने साथ क्या उड़ा कर ले जाते हैं? धूल या बर्फ के कण? बर्फ के छोटे छोटे कण, है ना? क्योंकि पर्वत पर क्या धूल होता है? बताओ, पर्वत पर धूल उड़ती है? नहीं, वहां बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे कण जो है हवा अपने साथ उन्हें लेकर उड़ती है और जिसके कारण अचानक जो दृश्य होता है वो छिप जाता है, ढक जाता है। ठीक है, सुनाई पड़ा बच्चों? हेलो, नेक्स्ट, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बचेंद्री पाल ने क्या किया? कोई बच्चा मुझे बताएगा? एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बचेंद्री पाल ने क्या किया? बताइए। हाँ बोलो। शुभम? हाँ 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 हाँ। हम्म हम्म। हाँ हाँ, वेरी गुड। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर वहां खड़े होने लायक जगह नहीं था तो वो उसको साफ की, वहां की जमीन को, बर्फ को बराबर की, समतल बनाई कि ताकि वहां पर खड़ा हुआ जा सके। फिर घुटनों के बल बैठकर सागर माथे का उन्होंने चुंबन लिया। फिर पूजा अर्चना करने के लिए क्या किया उन्होंने? अपने थैले में से दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा की किताब निकाली और दुर्गा माँ के चित्र निकालकर एक छोटी सी पूजा की और फिर उस चित्र को उन्होंने बर्फ में दबा दिया। ओके, नेक्स्ट, लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने क्या कहकर बधाई दी? या कर्नल खुल्लर ने बचेंद्री के एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक पहुंचने पर सर्वप्रथम किसको बधाई देनी चाहिए? लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे बधाई दी और कहा कि तुम्हारी इस अनूठी और इस अनूठी उपलब्धि पर सभी को प्रसन्नता है, देश को तुम पर गर्व है। मैं तुम्हारे इस उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। समझ में आया? उसके बाद है, ये सारे प्रश्न जो थे 1 नंबर के थे। ये प्रश्न अगर एग्जाम में आते हैं तो 1 मार्क्स में। अब 2 मार्क्स के बारे में मैं बता रही हूं। प्लूम, भारी बर्फ का एक बड़ा फूल, इसको प्लूम कहते हैं, आप सबको पता होगा, ठीक है ना? प्लूम कैसे बनता है? प्लूम यानी भारी बर्फ का बड़ा फूल वास्तव में शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक गति से हवा चलने के कारण बनता है, क्योंकि तेज हवा से सूखी बर्फ पर्वत पर उड़ती रहती है। यह पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लगता है और बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर अथवा इससे भी लंबा हो सकता है। नेक्स्ट, एवरेस्ट की शिखर यात्रा में डॉक्टर मीनू मेहता कौन थी? उन्होंने यात्रियों का कैसे सहयोग दिया, यात्रियों की कैसे मदद की? एवरेस्ट की शिखर यात्रा में डॉक्टर मीनू मेहता कौन थी? तो डॉक्टर मीनू मेहता का परिचय, एवरेस्ट शिखर की यात्रा में डॉक्टर मीनू मेहता एक अन्य पर्वतारोही थी। वो भी पर्वतारोही थी।
मीनू मेहता वो भी एक पर्वतारोही थी जो लेखिका बचेंद्री पाल के दल में शामिल थी। उन्होंने शिखर यात्रा में शामिल अन्य सभी सदस्यों को एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों को बनाने, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करने, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधने और अन्य अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी देकर सहयोग किया। ठीक है, तो एवरेस्ट की शिखर यात्रा में डॉक्टर मीनू मेहता कौन थी और उन्होंने यात्रियों को कैसे सहयोग किया। उसके बाद लोहोत्से की ओर से एक बड़ी बर्फ की चट्टान गिरने से घटी दुर्घटना का वर्णन अपने शब्दों में, यानी लोहोत्से जो थी वहां से क्या हुआ था, एक बड़ी बर्फ की चट्टान गिर गई थी और कौन सी घटना घटित हुई थी। तो लोहोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलन के बने तंबू के कैंप 3 में लेखिका बचेंद्री पाल गहरी नींद में सो रही थी। रात में अचानक उनके सिर के पिछले हिस्से से बर्फ की एक बड़ी चट्टान टकराई। शीघ्र ही उन्हें महसूस हुआ कि एक ठंडी एवं भारी चीज उनके शरीर पर से उन्हें कुचलती हुई फिसल रही है। यह बर्फ का पिंड लोहोत्से ग्लेशियर से टूटकर गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। लेखिका बचेंद्री पाल बर्फ की कब्र में चली गई, जिन्हें बड़ी मुश्किल से लोप सांग ने खींचकर बाहर निकाला। समझ में आ रहा है बच्चों? हेलो हेलो, सुनाई पड़ रही है तुम लोग को? हाँ, हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है बच्चों? नेक्स्ट, बेस कैंप में लेखिका की मुलाकात किससे हुई और उन्होंने लेखिका का उत्साहवर्धन कैसे किया। तो बेस कैंप में लेखिका की मुलाकात तेनजिंग से हुई। उन्होंने लेखिका को बताया कि वह 7 बार के प्रयास में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे हैं, लेकिन तुम तो पक्की पर्वतीय लड़की हो, अतः तुम्हें तो पहले प्रयास में ही शिखर पर पहुंच जाना चाहिए। इस वाक्य से लेखिका का उत्साहवर्धन हुआ। किसी को उत्साहित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अरे तुम तो बहुत बहादुर हो, तुम तो एक बार में ही चढ़ जाओगे, है ना, बाकी लोग ना धीरे धीरे चढ़ेंगे, तुम तो एक बार में ही चढ़ जाओगे। तो इस तरह से लेखिका का उत्साहवर्धन किया गया। अंगदोर्जी के साथ यात्रा करने के लिए लेखिका को कौन सी शर्त माननी पड़ी और क्यों। जब अंगदोर्जी के साथ यात्रा करने के लिए लेखिका को जब जाना था तो उन्होंने कौन सी शर्त उनको माननी पड़ी और क्यों। तो अंगदोर्जी की इच्छा बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने की थी, लेकिन पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन न होने के कारण उनके पैर ठंडे पड़ जाते थे। इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि वह एक ही दिन में एवरेस्ट पर चढ़ाई करके वापस साउथ कोल कैंप में लौट आएंगे। साउथ कोल कैंप से चोटी तक जाना व वापस आना बहुत ही कठिन कार्य था। एक दिन में सोचिए चोटी पर जाना और फिर एक ही दिन में चोटी से वापस आना। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, बिना ऑक्सीजन के कारण के बगैर ही मैं चढ़ूंगा, मुझे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों जानते हैं आप कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। इसीलिए ऑक्सीजन मास्क लगाकर जितने पर्वतारोही हैं वो पीठ पर अपने सिलेंडर रखते हैं ऑक्सीजन का और नाक में मास्क लगाकर ही ऊपर चढ़ते हैं। लेकिन अंगदोर्जी ने कहा कि नहीं, मैं उसके बगैर ही जाऊंगा। लेकिन कैंप साउथ कोल कैंप से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत ही कठिन था, लेकिन अंगदोर्जी ने अपने निर्णय के विषय में लेखिका को बताया और उसके समक्ष एक ही दिन में एवरेस्ट पर चढ़कर वापस लौटने की शर्त रखी। लेखिका को उनकी आरोहण क्षमता व कर्मठता पर विश्वास था, इसलिए उसने उनकी शर्त को स्वीकारते हुए उनके साथ जाने का निर्णय किया। ठीक है, समझ में आया? लेखिका को सपाट और कठिन चढ़ाई कब और क्यों आसान लगने लगी। यानी लेखिका बचेंद्री पाल को सपाट और कठिन चढ़ाई, सपाट मतलब एकदम समतल, और कठिन चढ़ाई कब और क्यों आसान लगने लगी। दक्षिणी शिखर के नीचे आराम करने के बाद थोड़ी चाय पीकर लेखिका ने जब फिर चढ़ाई आरंभ की तो वह सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही लाहाटू ने उसकी ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, वैसे ही लेखिका को सपाट व कठिन चढ़ाई भी आसान लगने लगी, क्योंकि उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलने लगा। उसके पहले वो क्या की थी, रेगुलेटर को बहुत कम चलाई थी, जिसके कारण
बहुत धीरे धीरे उनको जाना पड़ रहा था। पूरा मार्क्स ही निकल गया। नहीं समझी? अच्छा, गॉट इट? हाँ, ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो इस तरह से ये ऑक्सीजन को सपाट और कठिन चढ़ाई लेखिका को आसान लगने लगी। उसके बाद है नेक्स्ट, लाहाटू कौन था, उसकी भूमिका क्या थी? लाहाटू लाहाटू लेखिका के पर्वतारोही दल का महत्वपूर्ण सहायक था। नायलन की रस्सी लेकर साथ साथ चलने वाले लाहाटू ने भी रस्सी के सहारे चलने का प्रबंध किया। वह पर्वत शिखर पर चढ़ते समय लेखिका बचेंद्री पाल तथा अंगदोरजी के बीचों बीच चलता रहा और उसने अपनी सुविधा का ध्यान न रखकर इन दोनों के संतुलन को बनाए रखने की पूरी कोशिश की। उसने लेखिका को की ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ा दी, जिससे सपाट और कठिन चढ़ाई लेखिका को आसान लगने लगी। लाहाटू ने ही लेखिका के पर्वत शिखर पर पहुंचने पर कर्नल खुल्लर को वाकी टॉकी से इसकी सूचना दी। उसके बाद है एवरेस्ट की चोटी पर सुरक्षा का प्रश्न क्यों उठा और लेखिका ने स्वयं को वहां किस प्रकार सुरक्षित किया। बहुत ऐसे प्रश्न जो आपको समझकर उसका उत्तर लिखना है कि एवरेस्ट की चोटी पर सुरक्षा का प्रश्न क्यों उठा। आखिर जब वहां इंसान पहुंच जाता है तो उसकी सुरक्षा करनी क्यों जरूरी है, और उसकी सुरक्षा के लिए लेखिका जब वहां पहुंच गई तो उन्होंने अपने आप को सुरक्षित किस तरह से किया। ठीक है, तो एवरेस्ट की चोटी पर सुरक्षा का प्रश्न इसलिए उठा क्योंकि वहां इतनी कम जगह होती है कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े नहीं हो सकते। तो चोटी के चारों ओर हजारों मीटर लंबी सीधी ढलानें थी। ऐसी स्थिति में एवरेस्ट शंकु पर पहुंचकर लेखिका ने अपने बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई की और अपने खड़े होने योग्य जगह बनाकर और स्वयं को अच्छी तरह सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद है प्रश्न 5 अंक का। 5 अंक का प्रश्न मैंने लिखवाया है बच्चों तुम लोगों को, बताओ। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का 5 अंक का प्रश्न मैंने लिखवाया है कि नहीं, बताओ बताओ जल्दी, अपनी कॉपी देखकर बताओ। 5 अंक का मैंने प्रश्न उत्तर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवाया है। देखो सब शांत हो गया है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। 5 अंक का मैंने लिखवाया है या नहीं? अभिमन्यु, दीक्षा, सृष्टि, हाँ क्या बोल रही हो, क्या बोल रही हो? आवाज नहीं क्लियर आ रही है बेटा, तो फिर नेट का प्रॉब्लम हो रहा होगा, नेट का प्रॉब्लम हो रहा होगा। कह रही हूं कि 5 नंबर का क्वेश्चन मैंने लिखवाया है। हाँ, मैं ये पूछ रही हूं कि 5 नंबर का क्वेश्चन मैंने लिखवाया है या नहीं। हेलो, हेलो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने लिखवाया है। तुम देखो सुधांशु अपनी कॉपी में 5 मार्क्स का क्वेश्चन लिखवाया गया या नहीं। जिन बच्चों को भी मेरी आवाज सुनाई दे रही है वो लोग देखें कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन लिखवाया गया है कि नहीं। मुझे जहां तक लग रहा है कि मैंने लिखवाया ही होगा। हेलो, हेलो, हाँ 50 से 60 शब्दों में, वही 5 मार्क्स का है।
हाँ हाँ, तो लिखवाया ही गया है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर मैं आप लोगों का कर रही हूँ। किस चैप्टर को करूँ? काव्य का, कविता का? कविता का कौन सा पार्ट बताओ? रैदास के पद सिलेबस में है ना? जो सिलेबस मैंने लिखवाया था उसमें खोज कर देखो तो तुम लोग खोलकर कि रैदास के पद है कि नहीं। आई थिंक ये है ही। तुम लोग को सिलेबस मैंने लिखवाया था ना, किताब में भी निशान लगवाया था। देखो अपनी कॉपी खोलकर तुम लोग देखो। हेलो, जैसे दोहे हो गया, दोहे तो था ही। उसके बाद आदमी नामा नहीं है ना? आदमी नामा नहीं है, आदमी नामा नहीं है। रैदास के पद है ना? हाँ हाँ, और रैदास के पद यही ना? रैदास का पद, अच्छा एक मिनट। हाँ हाँ, अच्छा चैप्टर 9। रैदास। रैदास के पद। हेलो हेलो हेलो, बात नहीं करो बच्चों। हाँ, रैदास, इनका जन्म 1388 ईस्वी में बनारस में हुआ था। इनका वास्तविक नाम बच्चों बता सकते हो क्या था? रैदास का वास्तविक नाम? संत रविदास। संत रविदास इनका वास्तविक नाम था। मध्ययुगीन संत कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। ये कबीर के समकालीन थे। समकालीन मतलब उन्हीं के साथ, उन्हीं के समय के। इन्हें मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे बाह्याडंबरों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। इसलिए इन्होंने व्यक्ति की आंतरिक प्रवृत्ति और भाईचारे को सच्चा धर्म माना। इनके द्वारा रचित पदों में आत्मनिवेदन, दास्य भाव, सहज भक्ति भाव स्पष्ट दिखाई देते हैं। किसकी आवाज आ रही है? माइक ऑफ कीजिए आप लोग अपना। इनकी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग मिलता है। साथ ही इन्होंने अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग भी किया है। किसकी आवाज आ रही है? आप लोग माइक ऑफ कीजिए। किस बच्चे की माइक ऑफ? हेलो, किसकी माइक ऑन है? हाँ, कोमल, कोमल, म्यूट ऑल करती हूँ। हाँ, तो हेलो, इन्होंने विशेष रूप से उपमा और रूपक अलंकारों का अपने काव्य में स्थान दिया है। इन्होंने सीधी सादी भाषा में हृदय के भाव को प्रस्तुत किया है। पहला पद है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा,
जैसे सुनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। अब इसमें सबसे पहले आप लोग शब्दार्थ को ध्यान दें। रट लागी यानी जबान पर चढ़ना या आदत लगना। जाकी जिसकी। बास खुशबू या गंध। समानी समाना बस जाना। घन बादल। मोरा मोर। चितवत तल्लीन होकर देखना। चकोरा एक पक्षी। बाती रुई की बत्ती। ज्योति ज्योति। लौ बरे जलती है। सोनही सोना। सुहागा सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला क्षार द्रव्य। दासा सेवक या दास। अब यहाँ भावार्थ, इसका भाव आप लोग समझिए कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। यहाँ रैदास कह रहे हैं, रविदास, हे प्रभु मेरे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है वह कैसे छूट सकती है। अब तो मैं तुम्हारा परम भक्त हो गया हूँ, तुम्हारा अनन्य प्रेमी हो गया हूँ। जिस प्रकार चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, ठीक उसी प्रकार मेरे तन मन में भी तुम्हारे प्रेम की सुगंध फैल गई है। तुम में और मुझ में वही संबंध स्थापित हो गया है जो चंदन और पानी में होता है। मैंने इसका अर्थ लिखवाया है। इसका अर्थ मैंने बच्चों लिखवा दिया था ना। पहले पद का और दूसरे पद का दो ही तो पद है इसमें। मैंने लिखवा दिया था, फिर समझा रही हूं, दोबारा आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद फिर कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु तुम बादल हो तो मैं मोर हूं, तुम चंद्रमा हो तो मैं चकोर हूं। जिस प्रकार आसमान में काले घने बादलों को देखते ही मोर खुशी से नाचने लगता है, ठीक वैसी ही स्थिति आपके दर्शन से मेरी भी हो जाती है। जिस प्रकार चकोर चंद्रमा का प्रेम प्राप्त करने के लिए उसकी ओर तल्लीन एवं व्यग्र होकर देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी आपका प्रेम पाने के लिए हमेशा तरसता रहता हूँ। भक्त कवि रैदास कहते हैं कि हे प्रभु तुम दीपक हो, जबकि मैं उस दीपक की बाती हूँ जो तुम्हारे प्रेम में सदा जलता रहा है। मैं तुम्हारे प्रेम को पाने के लिए सदा तड़पता रहता हूँ। फिर प्रभु के सामने विनती करते हुए भक्त रैदास कह रहे हैं कि तुम मोती हो तो मैं उन्हें पिरोने में काम आने वाला धागा हूँ। यदि तुम मोती के समान उज्जवल और कांतिमान मतलब चमकदार, कांति का मतलब होता है चमक, चमकदार हो तो मेरा तन मन भी उसी कांति से क्या होता है, चमक उठता है। यानी तुम्हारे प्रभाव से मेरा तन मन चमक उठता है। मोती और धागे का मिलन ठीक सोना एवं सुहागा के मिलन जैसा पवित्र होता है। जिस प्रकार सुहागे के संपर्क में आकर सोने का महत्व और बढ़ जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे संपर्क में आकर मेरा भी महत्व बढ़ गया है। हे प्रभु वास्तव में तुम स्वामी हो, मालिक हो और मैं यानी कवि तुम्हारा दास हूँ। इसीलिए कहा गया है कि रैदास का जो भाव है भक्ति भाव नहीं है बल्कि दास्य भाव है। दास्य भाव का मतलब होता है कि भक्त जो है भगवान के सामने अपने आप को दास, नौकर, सेवक के रूप में प्रस्तुत करता है और उसकी भावना जो होती है वो कहलाती है दास्य भाव। ठीक है, तो मैंने हमेशा से स्वयं को तुम्हारा दास या सेवक ही समझा है और तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना मैंने अपना धर्म माना है। तो मेरी यानी रैदास की भक्ति तुम्हारे प्रति एक दास की भक्ति है। समझ में आया बच्चों? सबको समझ में आया? हेलो हेलो। दूसरा पद, ऐसी लाल तुझबिन कौनु करे, गरीब निवाजू गुसैया, मेरा माथे छत्रु धरे। जाकी छोटी जगत कौ लागे तापर तू ही ढरे, नीच हूँ ऊंच करे, मेरा गोविंदु काहू के न डरे। नामदेव कबीर तिलोचनु सधना सैन करे, कवि कही रविदास सुनहु रे संत हूँ,
हरि जीव ते सभे सरे। इसमें लाल मतलब स्वामी या प्रभु, गरीब निवाजू गरीबों पर दया करने वाला, गुसैया स्वामी, छत्रु मुकुट, छोटी छुआछूत, तू ही तुम ही, धरय द्रवित होना, नीच हूँ निम्न वर्ग वाला, ऊंच ऊंचा, काहू किसी से, हरिजीव हरिजी, सभय सभी, सरय संभव। यहाँ संत कबीर रैदास जो है मूलतः भक्त हैं, जिनके लिए समर्पण, परब्रह्म की प्राप्ति और पूरी तरह से समर्पण ही उनका उद्देश्य है जीवन का। तो कबीर रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे ऊपर इतनी कृपा तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है, अर्थात मुझ पर तुम्हारी कृपा हमेशा बनी रहती है। फिर वो कहते हैं कि मुझ जैसे अछूत से संसार के सभी लोग बचना चाहते हैं, क्योंकि कबीर रैदास कहते हैं कि मुझ जैसे अछूत से, रैदास नीची जाति के थे, अछूत जाति के थे, तो कहते हैं कि मुझे छूने मात्र से ही वे स्वयं को अपवित्र समझने लगते हैं। जो लोग हैं जो मुझे छूना ही नहीं चाहते, तो ऐसे अछूत व्यक्ति पर तुम ही द्रवित हुए, तुमने ही कृपा की और मुझसे अपना संबंध बनाए रखा। मेरे गोविंद, तुम किसी से भी नहीं डरते और नीच प्राणी को भी ऊंचा उठा देते हो। प्रभु इतने महान हैं कि वे निडर होकर बिना किसी की परवाह किए निम्न स्थिति वाले व्यक्ति को भी उच्च स्थिति में ला देते हैं। इसी का परिणाम है कि नामदेव, कबीर, किलोचनु, सधना, सैनु जैसे गरीब एवं निम्न जाति के लोग भी इस संसार रूपी भवसागर से तर गए, मुक्ति पाली। यहाँ पर रैदास तत्कालीन समाज की विसंगतियों को सामने लाते हैं। तत्कालीन समाज की विसंगतियां क्या हुआ है पैर में? हाँ हाँ, बट कहाँ ठंड लग रही है? तो यहाँ रैदास जो है तत्कालीन समाज की विसंगतियों को सामने लाते हैं। तत्कालीन समाज में व्याप्त छुआछूत, असमानता, भेदभाव, जाति पाति का आडंबर आदि को कवि ने स्पष्ट रूप से दर्शाया है। यहाँ कबीर रैदास कहते हैं कि हे संतों, संत जनों, प्रभु जी या हरि जी इस संसार में सब कुछ करने में समर्थ हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए सभी संतों को ईश्वर की शरण में ही जाना चाहिए, क्योंकि वही उन्हें संतों को भवसागर से पार लगा सकते हैं, मुक्ति दिला सकते हैं। समझ में आया बच्चों? हाँ, हेलो हेलो, सब खामोश हो गया है। क्यों नहीं जवाब दे रहे हो जी तुम लोग? हाँ, विकास, प्रांजल, तरुण, सौरभ, आवाज सुनाई दे रही है? कभी कभी आवाज कट रही है, लेकिन मैं तो यहाँ पर बैठी हुई हूँ, अब मैं क्या बताऊं। और नेट का तब प्रॉब्लम हो रहा है, यही ना बोलूंगी। चलिए, जैसा है वैसा ही आज वीडियो को सुनिएगा। वीडियो में तो आवाज सुनाई पड़ती ही होगी। उसके बाद है प्रश्न कि भगवान और भक्त की जिन जिन चीजों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए। तो पहले पद में भगवान और भक्त की किन किन चीजों से तुलना की गई है? तो भगवान की तुलना और भक्त की तुलना, भगवान की तुलना चंदन से और भक्त की तुलना पानी से, भगवान की तुलना चांद से और भक्त की तुलना चकोर से, भगवान की तुलना बादल से और भक्त की मोर से, भगवान की तुलना मोती से और भक्त की धागे से। गुड। भगवान की तुलना स्वामी से और भक्त की दास से, भगवान की तुलना सुहागे से और भक्त की तुलना सोने से। तो ये तुलनात्मक वर्णन यहाँ किया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर घ देखिए, दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है, स्पष्ट कीजिए। तो दूसरे पद में कवि ने अपने प्रभु को गरीब निवाजू कहा है।
इसका अर्थ है हाँ, गरीब निवाजू यानी गरीबों पर, दीन दुखियों पर दया करने वाला। प्रभु ने रैदास जैसे अछूत माने जाने वाले प्राणी को संत की पदवी प्रदान की। रैदास जन जन के पूज्य बने, उन्हें महान संतों जैसा सम्मान मिला। रैदास की दृष्टि में यह उनके प्रभु की दीन दयालुता और कृपा ही है। उसके बाद नेक्स्ट अंगा नंबर प्रश्न, दूसरे पद की जाकी छोटी जगत को लागे ता पर तू ही ढरे, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। संसार जिन्हें अस्पृश्य या छूत मानता है, प्रभु आप उनके सिर पर भी मुकुट धारण करा देते हैं, अर्थात आपकी दृष्टि में सभी बराबर हैं, चाहे वो दीन अर्थात रंक हो या राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है? भक्त कवि रैदास ने अपने स्वामी को लाल, गरीब निवाजू, गुसैया, गोविंदू, हरिजीव आदि नामों से पुकारा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। प्रयुक्त रूप इसमें दिया हुआ है मोरा। मोरा का प्रचलित रूप क्या है? मोर। चंद्र का चांद, बाती, बाती का बत्ती, ज्योति का ज्योति। 40 मिनट का तो फिर से पहचानते हो प्रभाकर सर को? नहीं पहचानते हो ना? रुको हम पूछ लेते हैं उनसे, जो कागज 10th क्लास की किताब लाए हैं कि नहीं। इसको रुको हम चार्ज में लगाते हैं। अभी तो मैं ही तो हो ना, चार्ज एकदम कम। ऐसे यहाँ भी तो लग जाएगा। आ गई। हाँ, कहाँ है? अच्छा, तो कल वाली किताब रखे हैं क्या? लाए हैं पास में? पास में है? अच्छा, तब हम एक लड़का को भेज रहे हैं, स्टूडेंट को, है ना, उसको भेज दीजिए और फिर हम जाने लगे तो दे के चले जाएंगे। ठीक है? हाँ, रहेगा तभी ना, उसको आप पे कीजिएगा। अभी थोड़ा देर उससे रिवीजन करा दे बच्चों को। ठीक है? हाँ, एक 9th क्लास का बच्चा, उसको भेज रहे हैं ऊपर रिसोर्स में। ठीक।
क्या हमारा सही नाम लिख रहा है, क्या बना रहा है प्याज, खेसरा खाता नंबर, फौजी नंबर सब डाल दीजिएगा, जमाबंदी नंबर। नहीं हम इसलिए नहीं पहचानता है ना, जहाँ आप ठहरे थे वहाँ भी आप काम करते थे लेकिन आपकी साड़ी नहीं मिला।
क्या हुआ? कहाँ पर? ठीक है।